अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 2 है। इसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एग्जांपल्स देखेंगे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड, और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मुराद होता है, और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने चूज की हुई है, इनको डिस्कस करते हैं। जी, फर्स्ट एग्जांपल है कि which of the following is the true about the differential equation। एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से डिफाइन की हुई है कि sin dy by dx is equal to 2y। ऑप्शंस इसकी दी हुई है कि its order is 1, its degree is 1, it is linear equation, और all of these are true। तो इसकी जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। मतलब इसका ऑर्डर 1 है, इसकी डिग्री 1 भी नहीं है, और ये जो है लीनियर इक्वेशन भी नहीं है। उसकी वजह ये है, देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है कि साइन और आगे उसका कोई एंगल लिखा हुआ है। अब अगर साइन थीटा को आप सीरीज की फॉर्म में लिखें तो इसकी ये सीरीज बनती है थीटा माइनस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और प्लस थीटा रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल और माइनस थीटा रेज़ टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। इसी तरह से ये एक इनफाइनाइट सीरीज है जो आगे चलती जाएगी। मतलब जो थीटा की पावर है वो इंक्रीजिंग पावर है, कहाँ पे खत्म होगी इसके बारे में हमें श्योर नहीं है। तो अब यहाँ पर ये जो डेरिवेटिव है ये साइन के एंगल में दिया हुआ है, तो इसीलिए अगर हम इस गिवन इक्वेशन के ऊपर ये साइन वाली सीरीज अप्लाई करें तो थीटा की जगह पर हम dy बाय dx लिखते हुए इस पूरी इक्वेशन को इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, जिसका मतलब यह है कि इसका ऑर्डर 1 है, लेकिन इस फर्स्ट डेरिवेटिव की जो डिग्री है ये आप देखिए यहाँ पे पावर 3 आ गई, यहाँ पे पावर डेरिवेटिव की 5 आ गई, फिर पावर इसकी 7 आ गई। इसी तरह पावर इसकी इंक्रीज होती जाती है। मतलब हम इसकी पावर के बारे में नहीं कह सकते कि मैक्सिमम पावर डेरिवेटिव की कितनी आएगी, तो इसीलिए इसकी जो डिग्री है वो डिफाइंड नहीं है। तो डिग्री चूंकि डिफाइंड नहीं है मतलब इंक्रीजिंग है, 3 आ रहा है, लीनियर भी नहीं हो सकती है, क्योंकि लीनियर के अंदर डेरिवेटिव की जो होती है वो फर्स्ट पावर होती है ओनली, इससे ज्यादा पावर नहीं हो सकती। नीचे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज एग्जिस्ट। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो होगा वो तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ऑर्डर एग्जिस्ट करने का मतलब है उसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, सेकंड डेरिवेटिव होगा, थर्ड डेरिवेटिव, मतलब कोई ना कोई डेरिवेटिव उसमें लाजमी तौर पर इन्वॉल्व होगा, लेकिन उसकी डिग्री जो है ना ये लाजमी नहीं है एग्जिस्ट करे। ऑर्डर तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा लेकिन डिग्री मे नॉट बी एग्जिस्ट। काउंटर एग्जांपल यही आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है log 1 प्लस एक्स। तो अगर आप log 1 प्लस एक्स की सीरीज को ओपन करते हैं तो इसको ओपन करने का तरीका कार ये होगा कि x, ये जो वेरिएबल यहां पे लिखा हुआ है, जी x के बाद आप इसमें लिखेंगे x स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा और प्लस एक्स क्यूब आएगा और डिवाइडेड बाय 3 आएगा अप टू सो ऑन। ये भी एक इंक्रीजिंग पावर वाली सीरीज है, ये भी आगे चलती जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसकी भी जो ऑर्डर जो है वो तो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और इसकी डिग्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसकी भी करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है कि इसका ऑर्डर तो 1 है बट इसकी डिग्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अब इस तरीके की जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस बन सकती हैं, मतलब ये 3 ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस यहाँ पे याद कर लें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल में डेरिवेटिव आ जाए या लॉग में डेरिवेटिव आ जाए या एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में डेरिवेटिव आ जाए, यहाँ पर इन तीनों केसेस के अंदर आप उसको सीरीज में चेंज करेंगे, फिर उसकी डिग्री और उसका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। जी नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, इसमें इनकी जो पावर्स है वो फ्रैक्शन में दी हुई है। अच्छा, इक्वेशन के अंदर जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो थर्ड डेरिवेटिव है, इससे हमें ये पता चल गया थर्ड डेरिवेटिव होने की वजह से कि इसका ऑर्डर तो 3 है। अब इसमें क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट उसने ऑर्डर पूछा हुआ है और सेकंड उसने डिग्री पूछी हुई है। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकती, मतलब इसका ऑर्डर 2 नहीं है, इसका ऑर्डर 3 है, मतलब या तो बी ऑप्शन ट्रू है या फिर आपके पास सी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। लेकिन डिग्री फाइंड आउट करने के लिए आपने ये जो फ्रैक्शन में इसकी पावर दी हुई है इसको खत्म करना है। अब इसको खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर में 3 और 2 है तो इसका एलसीएम 6 बनता है, तो इसके दोनों तरफ आपको पावर 6 लेनी पड़ेगी। तो जब आप पावर 6 लेंगे तो मैक्सिमम पावर जो यहाँ पर आएगी वो आपके पास 9 बन जाएगी, क्योंकि इस पावर के साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 2 ये पावर 4 बन जाएगी, लेकिन इसके साथ 6 मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 के साथ कैंसिल करके 3 इंटू 3 9 बन जाता है। तो इसका मतलब है कि इसकी डिग्री जो है वो आपके पास 9 है और ऑर्डर इसका 3 है, सो करेक्ट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन। जी नेक्स्ट आपके पास है सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मुराद होता है? जी any function phi defined on an interval I and possessing at least n derivatives that are continuous on this interval I, which when substituted into an nth order ordinary differential equation reduces the equation to an identity, is said to be solution of differential equation on the interval। या अल्टरनेटिव तरीके से आप इसको यूं डिफाइन करेंगे कि अ सॉल्यूशन और इंटीग्रल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन को जो उसका सॉल्यूशन होता है उसको इंटीग्रल भी बोलते हैं। ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशन आपने फाइंड करना होगा, नॉट कंटेनिंग डेरिवेटिव्स। बेसिकली रिलेशन को आप फंक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं हो कि वो फंक्शन भी हो, वो वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशन है, इसलिए यहाँ पर फंक्शन लिखना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आगे चलकर ये मैं आपको बताऊंगा, उसकी एग्जांपल्स होंगी हमारे पास कि जो उसका सॉल्यूशन बनता है वो फंक्शन नहीं भी हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पे फंक्शन नहीं लिखा। सच दैट दिस रिलेशन and the derivatives obtained from it satisfy the given differential equation। मतलब आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन, मतलब आसानी के लिए आप कह सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करें तो वो उसको सेटिस्फाई कर दे, उसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दे। एक एग्जांपल हम इसकी ले लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाय dx और -2y इज इक्वल टू 0।
ये मेरे पास एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। तो सपोज कर लेते हैं एक फंक्शन है मेरे पास y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x। ठीक है, ये जो y की वैल्यू होगी ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, इसके लिए हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करती है। तो इक्वेशन के अंदर जहां पर y लिखा हुआ है वहां पर आप e रेज टू पावर 2x पुट कर देते हैं, तो यहां पर भी 2 e रेज टू पावर 2x आ जाएगा और उसके बाद -2 और e रेज टू पावर 2x। जी, e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव आप लेंगे तो वो आपके पास 2 e रेज टू पावर 2x आएगा और -2 e रेज टू पावर 2x आ जाएगा और दोनों कैंसल आउट होकर आपके पास जो रिजल्ट है वो आपके पास 0 आ जाता है। दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मतलब इस फंक्शन ने गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दी है। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन उससे पहले मजीद यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको कि verify that the indicated function is a solution of the given differential equation on the interval negative infinity to positive infinity। differential equation दी हुई है dy by dx is equal to x y raised to power 1 by 2 और फंक्शन आपको दिया हुआ है y is equal to x raised to power 4 divided by 16। ये फर्स्ट एग्जांपल है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेते हैं dy by dx और उसके अंदर y की वैल्यू जो है उसको पुट कर देते हैं। इसको सिंपलीफाई करने पर आपको 1/4x³ मिला। जब हम राइट हैंड साइड लेते हैं उसके अंदर y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो उसको सिंपलीफाई करने पर भी हमें x³/4 मिला। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है ये y की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इसका सॉल्यूशन होगा। इसी तरह सेकंड आपके पास एग्जांपल है जिसके अंदर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, y का सेकंड डेरिवेटिव -2 y का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0 और फंक्शन हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू x इनटू e रेज टू पावर x। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाल लें, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लें। इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करने से रिजल्ट हमें 0 मिल जाता है और इसकी राइट हैंड साइड भी 0 है, तो इसका मतलब है ये इसका सॉल्यूशन है। विद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है इसकी डिफरेंट टाइप्स है आपके पास। उनमें सबसे पहली टाइप है जनरल सॉल्यूशन। A solution of a differential equation which contains the number of arbitrary constants equal to the order of equation is called general solution of the differential equation। मतलब कोई भी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, मिसाल के तौर पर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मौजूद होंगे, हम उसको जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर आपके पास ऑर्डर 3 वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर 3 कांस्टेंट्स मौजूद होंगे वो उसका जनरल सॉल्यूशन होगा। इसी तरह पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? A solution obtained from the general solution। जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन मालूम करेंगे जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मौजूद होंगे by giving particular values to the constants। उस जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो कांस्टेंट्स होंगे उनकी जगह पर आप कोई मखसूस कीमतें लगा देंगे उन कांस्टेंट्स की जगह पर, तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इन अदर वर्ड्स जनरल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन मौजूद होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर ऐसे कांस्टेंट्स मौजूद नहीं होते। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है? A solution does not obtained from general solution। मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो जनरल सॉल्यूशन से हासिल होता है। अगर आप
कांस्टेंट्स की जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनको कोई भी स्पेसिफिक वैल्यूज दे देते हैं, लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो जनरल सॉल्यूशन से हासिल नहीं होता। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं उनको पर्टिकुलर वैल्यूज देकर ये वाला सॉल्यूशन नहीं बनता। इसकी और टेक्निक्स है सिंगुलर सॉल्यूशन हासिल करने की, ये हम आगे चलकर जब सिंगुलर सॉल्यूशन वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे तब उसके अंदर हम इनको सीखेंगे। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन की मैंने नीचे एग्जांपल दी हुई है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप एक y की ये वैल्यू ले लेते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं। अब आप इसको खुद से वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये इसका सॉल्यूशन होगा। अगर आप इसको इसके अंदर पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो अब इसके अंदर देखें, इस इक्वेशन का जो ऑर्डर था वो 2 है और इस सॉल्यूशन के अंदर भी कांस्टेंट्स 2 है, a और b, ये दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, इसलिए ये वाला सॉल्यूशन जो है ये जनरल सॉल्यूशन होगा। अगर मैं a की जो वैल्यू है वो 2 पुट कर देता हूँ और b की वैल्यू मैं 3 पुट कर देता हूँ, अब इस फंक्शन के अंदर कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद नहीं है, बल्कि हमने जनरल सॉल्यूशन के अंदर कांस्टेंट की मखसूस वैल्यूज दर्ज कर दी, तो ये जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो जो कांस्टेंट्स हैं वो आप कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन वो आपको जनरल सॉल्यूशन में नजर आएंगे, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर वो हमें नहीं मिलेंगे जी। नेक्स्ट आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से मुराद ये है कि आपको कोई भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन दे दी जाएगी, या अलजेब्रिक के अलावा ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन भी हो सकती है, और आपने उसकी मदद से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी। इसकी एक टेक्निक तो ये है कि उस इक्वेशन के अंदर जितने भी आपको कांस्टेंट्स नजर आएंगे आपने उतने टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करना होगा, मतलब उन कांस्टेंट्स को वहां से आपने एलिमिनेट करना है। जी, उन कांस्टेंट्स को अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन हासिल होगी। जैसे मिसाल के तौर पे, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। अब जो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती हैं उनका स्लोप सेम होता है, तो यहां पर मैंने x स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आप देखें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की, तो वो ये होती है mx प्लस सी। यहां पर मैंने m की वैल्यू ले ली 1, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, तो इन तमाम लाइनों का स्लोप जो है वो 1 है। यहाँ पर आप a को इस कांस्टेंट को डिफरेंट वैल्यूज देते जाएं तो y के डिफरेंट इंटरसेप्ट्स बनते जाएंगे। मतलब ये आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशंस बन जाएंगी, जैसे मिसाल के तौर पे एक ये इक्वेशन बन गई। अब ये इसका y इंटरसेप्ट है और इसका स्लोप जो है वो 1 है। बिल्कुल इसके पैरेलल आपने एक और इक्वेशन ले ली। अब यहाँ पर a की वैल्यूज को आप चेंज करते जा रहे हैं, तो ये आपके पास ऐसी तमाम लाइंस जो हैं जो आपस में पैरेलल है और जिनका स्लोप जो है वो 1 है, उनकी फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाली ये वाली इक्वेशन है y इज इक्वल टू x प्लस ए। अब इसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक है, तो इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं, जिससे हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी dy by dx इज इक्वल टू 1। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर ये सवाल ये दे दिया जाता कि फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, जी कंडीशन इनके ऊपर ये है कि जो सारी की सारी ओरिजिन में से पास कर रही हूं, पासिंग थ्रू ओरिजिन।
अब ऐसी तमाम लाइंस जो ओरिजिन में से पास हो रही हों, उनके स्लोप्स डिफरेंट हो सकते हैं और उनके अंदर ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ये जीरो होती है, क्योंकि अगर हम कांस्टेंट को नॉन जीरो ले लेते हैं तो ओरिजिन इसके अंदर पुट करने से वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो y की जगह पर आप जीरो रखेंगे, ओरिजिन का y कोऑर्डिनेट, x की जगह पर जीरो रखेंगे, तो खुद ब खुद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आपके पास जो है वो जीरो निकल आता है। इसीलिए ऐसी तमाम लाइंस जो ओरिजिन में से पास कर रही हो उनकी ये इक्वेशन बन जाती है y इज इक्वल टू mx। कांस्टेंट टर्म इसके अंदर मौजूद नहीं होगी। अब अगर आपने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो इसको आप वन टाइम डिफरेंशिएट कर दें, तो ये बन जाएगी dy बाय dx इज इक्वल टू m। अब बेसिकली यहाँ पर m जो था ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स था, तो जो आपको ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर आप m की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी, x और m की वैल्यू पुट कर देंगे आप dy बाय dx। लो जी, ये आपके पास ऐसी तमाम लाइनों की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जो सारी की सारी लाइंस ओरिजिन में से पास हो रही हैं। जी नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 2 है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास whose axes are parallel to the y axis। मतलब पैराबोलास जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। ऐसे पैराबोलास भी हो सकते हैं जिनका एक्सिस जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस हो, और ऐसे भी हो सकते हैं जिनका एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हो। मतलब यहाँ पर हम अगर इनको बनाने की कोशिश करें तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पैराबोला जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस होगा वो इस तरीके से बन जाएगा, और ऐसा पैराबोला जिसका एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होगा वो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहें कि ऐसे तमाम पैराबोलास जिनका एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो फिर उनका एक्सिस एक्स नहीं भी हो सकता, इस तरीके से हो सकता है। ये सारे ऐसे पैराबोलास हैं जिनका एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन यहाँ पर उसने दिया हुआ है कि उन तमाम का एक्सिस जो वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो ऐसी जो इक्वेशन होगी, जनरल इक्वेशन ऑफ आर पैराबोलास whose axes are parallel to the y axis, ये इक्वेशन नीचे मैंने लिख दी है कि y is equal to ax square plus bx plus c। इस तरह की ये इक्वेशन होती है। तो यहां से अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप देखिए थ्री कांस्टेंट है, एक c मौजूद है, एक b है और एक a है। तो इसको हमने 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा। तो जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो x स्क्वायर के ऊपर पावर रूल लगाकर आपने इसको 2x लिख लिया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, इसको आपने b लिख लिया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो वो खत्म हो गया। अगेन इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो x का 1 हो जाएगा तो 2a बन जाएगा, b का 0 हो जाएगा। जब हम थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी हो इक्वेशन की सूरत में भी हो सकती है, किसी स्टेटमेंट की सूरत में भी हो सकती है। जब स्टेटमेंट की सूरत में होगी तो आपको पहले अलजेब्रिक इक्वेशन राइट करनी पड़ेगी, फिर उसके डेरिवेटिव्स लेकर आपने उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा। अगर इक्वेशन दी हो, जैसे उसकी एग्जांपल भी एक देख लेते हैं हम। आपको एक इक्वेशन दे दी कि y इज इक्वल टू a sin x और प्लस b cos x। ये हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है और आपको ये कहा जाता है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं। अब इसके अंदर आप देखें 2 कांस्टेंट्स हैं, एक a है और दूसरा आपके पास है b। तो मैं इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करूंगा। जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो dy बाय dx ये बन जाएगा, साइन का डेरिवेटिव cos होता है तो ये आ जाएगा a cos x, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इसीलिए सेकंड टर्म बन जाएगी माइनस b और sin x। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे
तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। जी अगेन कॉस का डेरिवेटिव माइनस ए साइन एक्स आ जाएगा, और साइन का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आपके पास माइनस बी कॉस एक्स आ जाएगा। अब बेसिकली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें से हमें कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना होता है, उसमें कांस्टेंट्स नजर ना आए, इस मकसद के लिए यहां से आप राइट साइड से नेगेटिव को कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप माइनस को कॉमन लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस ए साइन एक्स और प्लस इसके साथ आ जाएगा बी कॉस एक्स। अब जो फर्स्ट इक्वेशन आपको दी हुई है उसके अंदर ये a sin x प्लस b cos x स्टार्ट में अगर आप देखें तो ये y के इक्वल है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसके अंदर अगर y पुट कर देते हैं तो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर वाई और डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे आपके पास ये माइनस वाई बन जाएगा, जिसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आते हैं तो ये साइड पे आके प्लस हो जाएगा। ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरीके से आपको दोनों सूरतों में पहले एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसके अंदर डेरिवेटिव्स नहीं होंगे, उसके अंदर कांस्टेंट्स होंगे, तो फिर आपने जितने कांस्टेंट्स हों उतने डेरिवेटिव्स लेकर आपने उन कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना होगा। तो इस तरीके से हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये तो होता है अगर आपको कोई भी गिवन इक्वेशन है उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर या अदर सब्जेक्ट्स के अंदर जब आप मॉडलिंग करते हैं, मॉडलिंग ऐसा प्रोसीजर होता है या ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपको कोई डेटा गिवन होता है और उस डेटा को यूज करते हुए आप डिफरेंशियल इक्वेशंस बना लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम सपोज कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को, तो मैकेनिक्स के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है एक पार्टिकल को हम फेंकते हैं और वो 2 डायमेंशनल उसकी मोशन होती है, और फिर हमने कहा कि इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाली जो फोर्सेस होती है ये सिर्फ आपके पास एक ही फोर्स होती है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब इसके ऊपर सिर्फ mg अमल कर रही होती है और ये अलोंग y एक्सिस है, ठीक है। अब ये मोशन है इस प्रोजेक्टाइल का। अब इसकी अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो अब यहाँ पर आप देखें फोर्स जो है उसको आप लिखेंगे F इज इक्वल टू ma, और राइट हैंड साइड पे आपके पास है इसकी अगर आप इनिशियल वेलोसिटी देखें तो वो g को नेगेटिव लेते हैं, इसलिए आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब एक्सेलरेशन जो होता है इसको अगर आप x और y कंपोनेंट्स की सूरत में लिखें तो डिस्प्लेसमेंट की सूरत में ये आपके पास डी स्क्वायर x ओवर डी टी स्क्वायर, ये हमने एक्सेलरेशन को लिखा है उसका x कंपोनेंट, सॉरी नीचे टाइम आएगा t और ये एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट हो गया। इसी तरह अगर आप इसका y कंपोनेंट लिखेंगे तो डी स्क्वायर y ओवर डी टी स्क्वायर है, और ये इस एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट होगा माइनस mg और ये आ जाएगा। अब m को आप m से कैंसिल आउट कर दें और लेफ्ट और राइट से अगर आप इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, x और y कंपोनेंट्स को कंपेयर करते हैं, तो बदले में हमें दो डिफरेंशियल इक्वेशंस मिल जाती है। 2 सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपके पास आ गए। ये x कंपोनेंट 0 है राइट साइड पे, और जब y कंपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे तो डी स्क्वायर y ओवर डी टी स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू नेगेटिव g आ जाएगा। तो अब ये सारा प्रोसीजर जो है एक डेली लाइफ प्रॉब्लम को जब आप कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में तो बदले में आपको कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है, ठीक है। ये उसमें से मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, एक एग्जांपल में डेली लाइफ में से और आपको दे देता हूँ जिसमें आप मॉडलिंग करते हुए एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे। मिसाल के तौर पे एक पार्टिकल्स है जो नीचे की तरफ गिर रहा है,
अब यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भी है इसके ऊपर अमल करने वाली, और इसके ऊपर ग्रेविटी भी अमल कर रही है। सपोज हम इन दोनों फोर्सेस को कंसीडर कर लेते हैं, तो इसका मतलब है इस पर अमल करने वाली जो फोर्स होगी वो आपके पास F जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस पे हम सपोज कर लेते हैं कि ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, तो ग्रेविटी की सूरत में आप इसको लिखेंगे mg, और दूसरे इसके ऊपर अमल करने वाली जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, एयर की फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के, रेजिस्टेंस वेलोसिटी के, सॉरी, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसका मतलब ये होता है कि जितनी आप स्पीड तेज करते जाएंगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। जैसे मोटरसाइकिल के ऊपर सफर कर रहे हो तो आगे से एयर रेजिस्टेंस, अगर स्पीड कम हो तो हवा बहुत थोड़ी लग रही होती है, जैसे जैसे हम स्पीड तेज करते जाते हैं तो वो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ती जाती है। तो अब इनको अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके पास फोर्स को दोबारा आप उसी तरीके से ma लिखेंगे, और यहाँ पर आपके पास mg आ जाएगा, और b और v। एक्सीलरेशन को सपोज हम वन डायमेंशन में है, तो एक्सीलरेशन को जब आप चेंज करेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा। वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट में चेंज करेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाएगा। इस तरीके से ये हमें एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। इसके अलावा बीएससी के अंदर आपने मैथ स्प्रिंग सिस्टम को देखा, सिंपल पेंडुलम को देखा, तो ये डिफरेंट डेली लाइफ फिनोमिनाज हैं जिनको मैथमेटिक्स की फॉर्म में चेंज करते हैं तो हमें बदले में कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है। तो आगे चलकर इन्हीं तमाम किस्म के मोशंस को स्टडी करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का सहारा लेते हैं। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर भी अगर आप फ्लूइड की एक मॉडलिंग करते हैं तो बदले में आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है। फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और बाकी सारी चीजें मालूम करनी होती है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो वजूद में कैसे आती हैं, ये बनती कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो ये कंप्लीट हो गया है। इसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर देता हूं मैं।